हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इस बुक के एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो द ब्रेन बाय डेविड ईगलमैन, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ मैं। पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो फाइनल पार्ट है इसका। देखो इसमें क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में पार्ट 2 में डेविड ईगलमैन यहाँ पे कहते हैं कि जो हमें वर्ल्ड दिखाई देता है वो एग्जैक्टली वैसा है नहीं जैसा हमें दिखाई देता है। हमें वर्ल्ड बहुत रिच दिखाई देता है। रिच इन द सेंस जैसे हमें कलर्स दिखाई देते हैं, हम स्मेल उसको स्मेल कर पाते हैं और हम साउंड को सुन पाते हैं। बट रियलिटी में डेविड ईगलमैन कहते हैं कि ना तो कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना ही कोई साउंड होता है। अब सुन के आप बड़ा हैरान होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है। कलर क्या है आपको पता है? कलर क्या है? कलर एक सिर्फ वेवलेंथ है। नेचर में, रियलिटी में सिर्फ वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, कलर एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, जैसे आप आंख से देखते हो, आपने आंख से कुछ एक वेवलेंथ ली, ठीक है, फिर आंख में ऑप्टिक नर्व होती है, वो पहुंचाती है ब्रेन तक। ब्रेन उस वेवलेंथ को एक तरीके से समझ लो आप, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और जब उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो वो उसको एज कलर देखता है। बट रियलिटी में कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियलिटी में सिर्फ वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही वो कहते हैं कान के बारे में, आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो आवाज़ कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन है एयर का। रियलिटी में सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है एयर का। लेकिन आपका जो कान है, ठीक है, वो यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन को लेता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है, और फिर ब्रेन उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एज अ साउंड समझता है। वो सेम चीज़ वो स्मेल के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं जो रियल वर्ल्ड है वो ओडरलेस है, वहाँ कोई स्मेल है नहीं, बट फिर वही सेम चीज़ एग्जैक्टली होती है। नाक है, यहाँ से सेंस लेती है स्मेल का, ब्रेन तक पहुँचाती है, फिर ब्रेन उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसको इंटरप्रेट करता है इन अ फॉर्म ऑफ स्मेल, जिसको आप ख़राब या अच्छी स्मेल बोलते हो। तो बहुत ही हैरान लगता है, हैरानी वाली बात है कि रियलिटी ये है कि जो हमें दुनिया दिखाई दे रही है, हमें बड़ी रिच दिखाई दे रही है ना, एक्सपीरियंसेस दिखाई दे रहे हैं, कलर, स्मेल और साउंड, एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम जो रियलिटी, पहली चीज़ तो जैसे हमें दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। सेकंड, जो हम रियलिटी देख भी रहे हैं, हम बहुत थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी देख रहे हैं। थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी क्यों बोला है इन्होंने? देखो, जो आपको नॉर्मली क्या होता है, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। थोड़ा अगर आपने फिजिक्स थोड़ा आपको हल्का सा भी बेसिक आइडिया है तो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं, बाकी हम नहीं देख पाते। बहुत पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन आप देख नहीं पाते सब चीज़ें। आप बहुत ही छोटी सा उसमें, उस इतने बड़े स्पेक्ट्रम में सिर्फ जो विजिबल लाइट होती है वो आपको दिखाई देती है। बाकी सब जितनी भी ये रेज है ना, आपको नहीं दिखाई दे रही। इतना बड़ा वो है स्पेक्ट्रम, आपको दिखाई नहीं दे रहा रियलिटी का। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, बहुत सारी रेज आपको दिखाई नहीं दे रही। तो आपका जो रियलिटी का जो वर्जन है ना, वो बहुत छोटा है, समझ रहे हो? तो हम बहुत थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी देखते हैं। हम जैसी रियलिटी हम वैसी देख नहीं पाते, हम परसीव नहीं कर पाते, बिकॉज हम अपनी बायोलॉजी से लिमिटेड हैं। हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें लिमिट करते हैं, रियलिटी को एज इट इज हम देख नहीं पाते। समझ गए? आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे साउंड होता है, साउंड का भी, जैसे ह्यूमन साउंड सुनता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन उससे नीचे इंफ्रा साउंड है, उससे ऊपर अल्ट्रा साउंड है, वो हमें सुनाई नहीं देती। बट क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? इंफ्रा साउंड, अल्ट्रा साउंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड्स एग्जिस्ट करती हैं। बट क्योंकि हमारे जो कानों की जो सिर्फ उसी हम उसमें सुन पाते हैं फ्रिक्वेंसी में, उससे ऊपर की साउंड, नीचे की साउंड हम सुन नहीं पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम जो रियलिटी देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं वो बहुत ही थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी, बहुत छोटा स्मॉल पार्ट ऑफ रियलिटी है। समझ लो, बिकॉज वी ह्यूमंस आर लिमिटेड बाय आवर सेंसेस। हम अपनी बायोलॉजी से लिमिटेड हैं। तो ये इसको डेविड ईगलमैन ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, फिर डेविड ईगलमैन ये भी कहते हैं, अच्छा है कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रॉब्लम यहाँ बताई है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रॉब्लम न्यूरो साइंस में। बाइंडिंग प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके ब्रेन के हिस्से में जो सुनने का एरिया है वो अलग है। जहाँ पे जो आप कान से आवाज़ सुनते हो तो उसको जो एरिया ब्रेन का इंटरप्रेट करता है उस आवाज़ को, वो ब्रेन का एरिया अलग है। ठीक है, विज़न का एरिया अलग है, स्मेल का एरिया अलग है। तो सबके एरिया अलग अलग हैं जहाँ पे सेंसेस वो जाके समझ रहा है ब्रेन। बट उसके बावजूद भी हम चीज़ों को कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, वो बड़ी चीज़ है। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे देख भी रहे हो और आप मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हो। तो आपके ब्रेन में जो सुनने वाला हिस्सा है वो अलग है और मेरे को जो देख रहा है हिस्सा वो अलग है, अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल मैं
एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखाई दे रहा हूँ। आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, मुझे दिख भी पा रहा है और मुझे सुन भी पा रहा है एक सिंगल टाइम पे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ब्रेन सुनने वाला हिस्सा, देखने वाला हिस्सा और सूंघने वाला हिस्सा, जितने भी हमारे सेंसेस हैं, सारे एक साथ कैसे मिलकर एक रियलिटी बनाते हैं। तो इसको बाइंडिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। डेविड ईगलमैन ने यहाँ पे बताया बुक में। फिर ये भी बोलते हैं डेविड ईगलमैन, जैसे अच्छा चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि जब ब्रेन को सारे सेंसेस से डिप्राइव कर दिया जाए तो ब्रेन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे एक ल्यूक को क्या हुआ था कि ना बंद कर दिया था एक ऐसी जगह पे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, एक तरह से समझ लो जेल में बंद कर दिया था। वहाँ पे ना लाइट थी, कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा था पूरा, ना कोई आवाज़ तो कुछ नहीं थी। तो आप सोचो आपको एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया गया है, बिल्कुल प्योर गुप अंधेरा है वहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं है। तो ल्यूक थोड़े दिन में अजीब सा आदमी पागल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लोग दीवारों में सिर मारना स्टार्ट कर देते हैं अगर आपको सारे सेंसेस हटा दिए हैं। आप मतलब पूरे आप ऐसे बैठे हो, ना आंखें हैं, ना कान है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ल्यूक को क्या हुआ, ल्यूक अपने आप कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया ल्यूक ने कुछ टाइम के बाद, और वो देखना उन्होंने शुरू कर दी वो रियलिटी, जबकि सामने अंधेरा है बट फिर भी उनको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो गई, जबकि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी रियलिटी में। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ब्रेन को अगर हम सेंसरी डेप्रीवेशन में डाल दें तो ब्रेन अपनी खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर लेता है, खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ब्रेन क्रिएट इट्स ओन इमेजरी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग से है। फिर ये भी बोलते हैं कि रियलिटी का कोई सिंगल वर्जन नहीं है। हो सकता है, मतलब वो उन्होंने यहाँ बुक में बोला कि दुनिया में जितने लोग हैं, जैसे 7.5 बिलियन के आसपास लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं दुनिया में उतनी रियलिटी है, क्योंकि हर एक का एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड है दुनिया, और एक हमारा ब्रेन का एक इंटरनल वर्ल्ड भी है। हर एक ब्रेन का अपना एक इंटरनल वर्ल्ड है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक रियलिटी नहीं है, जितने लोग हैं उतनी रियलिटी है। देयर इज नो सिंगल वर्जन ऑफ रियलिटी। हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक रियलिटी है। तो बहुत ही अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो आपको, लेकिन ब्रेन अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं यहाँ पे फ्री विल के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक। अब फ्री विल क्या होती है? फ्री विल का मतलब होता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मेरी मर्जी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बुक उठाई, तो अभी अगर मैं बुक उठा रहा हूँ, ये जो मैंने बुक उठाई है, क्या ये मैंने अपनी मर्जी से उठाई है या और कोई पीछे उसकी वजह है, या बायोलॉजी मुझे ऐसा करवा रही है? ठीक है, या कोई और चीज़ है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हायर पावर, कॉन्शियसनेस, जो भी आप समझ सकते हो। तो अब ये कहते हैं कि क्या हम चीज़ें खुद से कर रहे हैं या चीज़ें प्री डिस्टाइंड है, पहले से सेट की गई हैं, हमारी बायोलॉजी हमसे करवा रही है, या कोई हायर पावर करवा रही है, या कॉन्शियसनेस करवा रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो फ्री विल का जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी साइंस इसको समझ नहीं पाई है। साइंस 100% अभी श्योर नहीं है कि फ्री विल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि ब्रेन के अपने कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं है। अब आपको सुन के बड़ा हैरानी लगेगी, जैसे कि अब जैसे मैं यहाँ पे उंगली दबा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं चाकू मार दूँ तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर नहीं है। समझ रहे हो? जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि जैसे एक बंदे की कुछ सर्जरी हो रही थी, तो ब्रेन की कुछ सर्जरी हुई, तो वहाँ पे उसमें बिना उसको एनेस्थीसिया दिए कर दिया गया, क्योंकि ब्रेन के खुद के कोई पेन रिसेप्टर्स थे ही नहीं। तो ये बड़ी स्ट्राइकिंग फैक्ट है कि ब्रेन इटसेल्फ हैज़ नो पेन रिसेप्टर्स। अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। जैसे कि ये बताते हैं कि जो हम डिसीजन भी लेते हैं ना, वो भी हमारी बायोलॉजी से लिमिटेड है। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो जजेस थे, ठीक है, कोर्ट में जजेस होते हैं, तो उन जजेस के जो डिसीजंस थे, 1000 डिसीजंस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि जब जजेस अपना डिसीजन सुना रहे थे, तो वहाँ पे जब उनका पेट भरा हुआ था, जब वो बिल्कुल खाया पिया हुआ था उन्होंने, तो जो उन्होंने डिसीजन दिया वो कंपैरेटिवली सामने वाले इंसान के फेवर में था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया और जैसे जैसे उनका पेट खाली होता गया, उन्हें भूख लगती गई। ठीक है, जब उनके अंदर हंगर के सेंसेशन आने स्टार्ट हुए, जब उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो एंड तक आते आते जब उन्होंने जो डिसीजन दिया वो कंपैरेटिवली सामने वाला जो इंसान उसके फेवर में नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है? जब पेट भरा हुआ है, जब वो हंग्री नहीं है, व्हेन दे आर फुल, तो वो फेवर में डिसीजन दे रहे हैं सामने वाले इंसान के। और जब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और जब उनका पेट खाली हो रहा है, जब उनको भूख लग रही है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, तो वो उस सामने वाले इंसान के फेवर में इतना डिसीजन नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत
स्ट्रॉन्ग ये चीज़ देखने का कि कैसे हमारी जो बायोलॉजी है, हमारा जो सेंस ऑफ हंगर है और हमारा जो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है, वो किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है जजेस की, ठीक है, तो वो किस तरह से चेंज हो रही है। जबकि जनरली जो जजेस होते हैं वो बाइस्ड नहीं होते, वो अनबाइस्ड होते हैं, उनको अनबाइस्ड होके, ठीक है, एविडेंस के बेस पे वहाँ पे डिसीजन देना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से बायोलॉजी, उनकी फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड हंगर उनके डिसीजन को अफेक्ट कर रही है। तो ब्रेन इन चीज़ों से, बायोलॉजी से लिमिटेड है, हमारी डिसीजन मेकिंग भी हमारी बायोलॉजी से लिमिटेड है, ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ है। फिर उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला, जो विल पावर है हमारी वो लिमिटेड होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो हमारी विल पावर जो है वो लिमिटेड है, वो डिप्लीट होती है। तो ये भी इन्होंने बोला है, अच्छा पॉइंट है। फिर ये बोलते हैं कि जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, जो पैदा होते हैं बच्चे, उनके अंदर भी एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होता है ये पहचानने का कि कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है और कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये इंसान, मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये चीज़ इंसान लेके पैदा होता है। हम सबके अंदर ये चीज़ है, मतलब बेबीज़ के अंदर भी है, जो पैदा हुए हैं वो पहचान लेते हैं सिर्फ देख के, फेस रीडिंग करके, कि कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है और कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये ह्यूमंस के अंदर ये बाय बर्थ ही ये इंस्टिंक्ट होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मतलब जो बुक का सबसे बहुत सही पॉइंट मुझे लगा। ये कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन ना ग्रुप्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलता है। हम ग्रुप्स में हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो बार बार कई बार ये सारे साइंटिस्ट बोलते आ रहे हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो ग्रुप्स में हुआ है। साइकोलॉजी की स्टडीज़ भी बार बार ये बताती हैं। तो इसमें जैसे कैसे ये बताते हैं, इन्होंने पॉइंट के ऊपर बात की है कि कैसे हम हर जगह सुनते हैं कि ह्यूमंस बहुत अच्छे हैं, ह्यूमंस काइंड है, ह्यूमंस कंपैशनेट है, बट फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि इतना वायलेंस भी कर देते हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाओगे तो बहुत जगह बहुत ज़्यादा ब्रूटल मैसेकेयर हुए हैं, जीनोसाइड हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी भी की है ह्यूमंस ने। तो इतना ह्यूमन क्रूअल कैसे हो सकते हैं, इतना वायलेंट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है कि अगर सामने वाले, अगर हम इंसान को ह्यूमन ही ना समझे तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, और फिर हम उसके खिलाफ अगर कुछ क्रूएलिटी करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम जस्टिफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे हिटलर के टाइम पे जो नाजीज थे, हिटलर की जो आर्मी थी, उसने ज्यूस को बहुत ही ब्रूटली हॉलोकॉस्ट में मरवा दिया, ठीक है। बहुत ब्रूटल डेथ होती थी वहाँ पे हॉलोकॉस्ट में, ठीक है। तो अब जो नाजीज थे, जो कैसे मार पा रहे थे, इनोसेंट लोग हैं, बच्चे थे, ठीक है, विमेन थी, मैन थे, ओल्डर मैन थे, इनोसेंट लोग हैं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाजीज थे वो उनको मार रहे थे। कैसे मार रहे थे? क्योंकि नाजीज के दिमाग में ये चीज़ फीड कर दी गई थी कि जो ज्यूज हैं वो ह्यूमन्स ही नहीं है, उनको डिह्यूमनाइज कर दिया गया था। तो जब आप सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते हो तो आपको लगता है तो ऑब्जेक्ट है, फिर आप उसको बहुत क्रूअली ट्रीट करते हो। तो ये बोलते हैं कि ग्रुप थिंकिंग का में ये एक ग्रुप थिंकिंग का ही पार्ट है, एक तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर हम उस पर क्रूअल होना चाहते हैं, उस पर वायलेंट होना चाहते हैं, तो हम उसको पहले डिह्यूमनाइज करते हैं। तो ये कहते हैं जो जीनोसाइड है, जीनोसाइड का मतलब होता है जब आप पूरे एक नेशन को, पूरे एक रेस को ख़त्म करते हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम ये बोलते हैं कि ये जो पूरा नेशन है, या जो ये पूरा रेस है, या ये पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये ह्यूमन लेवल के नीचे है, ठीक है। तो पहले उसको डिह्यूमनाइज किया जाएगा, उसके बाद फिर जब आप उस पर क्रूएलिटी करते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि मैं ह्यूमन पे क्रूएलिटी कर रहा हूँ, आपको लगता है हम तो ऑब्जेक्ट पे क्रूएलिटी कर रहे हैं, और ये तो वर्दी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह से जीनोसाइड की इन्होंने साइकोलॉजी बताई है बुक के अंदर। फिर ये अब एक चीज़ और है, देखो किस तरह ग्रुप थिंकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि ना एक गेम खेला गया था, डिजिटल गेम था, कंप्यूटर में गेम खेला गया, तो ह्यूमंस इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को ग्रुप्स में, इसके बारे में बता रहे हैं। एक गेम खेला गया कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे ना एक हैंड रख दिए गए, कंप्यूटर स्क्रीन पे हैंड आए, एक हैंड आया हिंदू का हैंड, एक हैंड आया मुस्लिम का हैंड, एक हैंड आया क्रिश्चियन का हैंड, एक हैंड आया ज्यू का हैंड, एक हैंड आया अथीस्ट का हैंड। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बाय बर्थ एक हिंदू हूँ, ठीक है, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, वही कस्टम देखे हैं मैंने, वैसे ही मेरी कंडीशनिंग हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अब उसमें एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि जैसे ही जो हिंदू हैंड है उसके ऊपर पिन लगाई गई, पिन से उसे चुबोया गया, तो मुझे बड़ा पेन फील हो रहा है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को एज अ हिंदू, तो ऑब्वियसली मुझे पेन होगा क्योंकि मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। और जैसे ही उस हाथ को सहलाया जाएगा हिंदू हैंड को, तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उस ग्रुप से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ।
ठीक है, तो ये चीज सब पे करी गई। और जब बाकियों के साथ करा जा रहा है, जो बाकी और जो वहां पे थे, ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, ठीक है, एथीस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, तो बाकी के साथ जब उस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है कि जैसे पेन चुबाई जा रही है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब मेरे पे चुबाई जा रही है हिंदू हैंड पे, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबके साथ करके देखा गया, सबके साथ ये चीज़ ट्रू गई थी। जब क्रिश्चियन हैंड के साथ ऐसा किया गया, जब और एक क्रिश्चियन ने देखा कि क्रिश्चियन हैंड को पेन चुबाई जा रही है, तो क्रिश्चियन को बड़ी पेन हुई। और जब उसको देखा गया कि क्रिश्चियन हैंड को सहलाया जा रहा है, तो क्रिश्चियन को बड़ा अच्छा लगा। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट सबके साथ किया गया, ज्यूज के साथ भी किया गया, मुस्लिम के साथ भी किया गया, और अथीस्ट के साथ भी किया गया। तो जो जिस ग्रुप को बिलोंग करता था, उसको उस ग्रुप के साथ एक पर्टिकुलर इमोशन फील हुआ। अच्छा उसको तब लगा जब उस हैंड को सहलाया गया, खराब उसको तब लगा जब उस हैंड पे पेन चुबोई गई, ठीक है, पेन दिया गया। तो ये दिखाया गया कि ह्यूमंस कितना ज्यादा स्ट्रांगली ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चीज चल रही थी। ठीक है, वो सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पे पेन और चुबा रहे थे और हाथ को सहला रहे थे। तो इतना स्ट्रांग हम ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा ब्रेन इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो ये यहां पे बताते हैं। फिर फाइनल चैप्टर में इन्होंने बात करी है सेंसरी सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब यहां पे बताते हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन को इससे कोई मतलब नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। चाहे वो देखो, आप इंफॉर्मेशन कहां से लेते हो, सेंसेस के थ्रू लेते हो, आंखों से लेते हो, नाक से लेते हो, कान से लेते हो, ठीक है, स्किन से लेते हो, यहां से आप सेंसेस, आप आउटसाइड वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन लेते हो। वो कहते हैं ब्रेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, ब्रेन को बस जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना होता है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, और इनफैक्ट वो कह रहे हैं हो भी रहा है, कि हम आंखों की जगह ना देख के किसी और चीज से देखें और ब्रेन उसको विजुलाइज कर पाए। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि इनकी कंपनी है वेस्ट, ठीक है, तो उसमें ये क्या करते हैं, जो डेफ लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए नॉर्मली क्या होता है, एक इम्प्लांट, अगर आप डेफ हो तो आपको कॉकलियर इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट करा जाता है, फिर आपको सुनाई देता है, तो लेकिन वो एक्सपेंसिव है। तो वो कहते हैं कि हम उसको ना करके, कॉकलियर इम्प्लांट को ना करके, हम इनकी जो कंपनी है वेस्ट, वो क्या करती है, एक जैकेट बना के दे देती है। ठीक है, वो जैकेट क्या करती है, वो जैकेट एक तरह के समझ लो एक कान का ही काम कर रही है, उसमें एक सेंस ऑर्गन का काम कर रही है वो जैकेट। तो वो जितना भी आउटसाइड का जो कंप्रेशन एक्सपेंशन है एयर में जो हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो उसको रिसीव करती है, वो सेंसेस ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन सुन पाता है। तो डेफ लोगों को वो जैकेट पहन के सुनाई दे रहा है, जबकि कान से कोई लिंक नहीं है उस जैकेट का, लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा है। तो मतलब ये है कि हम सेंसेस को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम आने वाले टाइम में कान से ही सुने, जरूरी नहीं है हम आने वाले टाइम में आंख से ही देखें। ठीक है, तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक टेक्नोलॉजी है। तो कहते हैं सेंसेस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर ये आगे बोलते हैं कि हम आने वाले टाइम में एक्सपेंशन भी कर सकते हैं अपने सेंसेस का। मैंने आपको बोला था ना कि हम जो रियलिटी देखते हैं, हम बहुत थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी देखते हैं, बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय आवर बायोलॉजी। हम एक लेवल के बाद हम विजिबल लाइट के अलावा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई ना एक्सरेज देख पा रहे हैं, ना हम कोई अल्ट्रावायलेट रेज देख पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। ठीक है, वो सेम इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि हम सुन भी नहीं पा रहे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही हमारी लिमिटेड वो है। तो हमारी रियलिटी हमारी बायोलॉजी के हिसाब से क्या है, लिमिटेड है। तो कह रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम अपने सेंसेस को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर पाएं। तो हम अपने सेंसेस को एक्सपैंड कर पाएंगे तो हमारे लिए रियलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो रियलिटी है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाएगा। तो आने वाले टाइम में वो कहते हैं एक्सपेंशन भी हो सकता है सेंसेस का। ठीक है, फिर ये इस चीज पे ही बात करते हैं कि आने वाले टाइम में बेटर बॉडीज होंगी फ्यूचर में। बेटर बॉडीज कैसे होंगी, जैसे जो हाथ होगा, मान लीजिए आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको हाथ को, जैसे आज के डेट में रोबोटिक हैंड्स भी आ रहे हैं। रोबोटिक हैंड्स क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल हैंड नहीं है, आप अपने एक मशीन वाले हैंड को कंट्रोल कर रहे हो अपने ब्रेन से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में ये भी होगा कि आपके ब्रेन से ऐसी चीजें कनेक्ट कर दी जाएंगी जो आपकी बॉडी में लगी नहीं है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूं और यूएस में कोई मेरा हाथ रखा हुआ है, मैं अपने हाथ को यहीं से बैठे बैठे, वो जो यूएस में मेरा हाथ है, मैं बैठा यहाँ हूं इंडिया में, तो मैं अपने ब्रेन से यूएस में अपने रखे हुए हाथ को कंट्रोल कर सकता हूं। तो हमारी जो बॉडीज है वो बेटर हो जाएंगी और बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं इन चीज़ों में काम चल रहा है। फिर ये फाइनली बोलते हैं डिजिटल इमॉर्टैलिटी के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बना दिया है, होमोडियोस में युवल नोआ हरारी ने भी इस चीज़ पे बात की है। ठीक है, इस पे काम हो रहा है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी का मतलब ये है कि माइंड अपलोडिंग, कि जो आपका माइंड है, अगर हम अपना माइंड पूरा का पूरा, क्योंकि ये बोलते हैं बुक में कि इन्हें ना बड़ा इस चीज़ से दर्द होता है कि जैसे कि मान लो एल्बर्ट आइंस्टाइन है यार, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज़िंदगी भर में इतना कुछ सीखा, ठीक है, उसका दिमाग इतना शार्प है, ठीक है, लेकिन जब डेथ हो गई तो सारा का सारा दिमाग बेकार हो गया। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, स्टीफन हॉकिन है, ये जीनियस लोग हैं, लेकिन जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी के साथ इनका जो पूरा न्यूरल मैटर है, पूरा ब्रेन चला गया।
तो इस चीज़ से ना बड़ा दुख हुआ। तो ये बुक में लिखते हैं कि आने वाले टाइम में जो उनका ब्रेन में जो भी चीज़ें हैं हम उसको कंप्यूटर में फीड कर देंगे, जिसको ये बोलते हैं माइंड अपलोडिंग टेक्निक। ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो माइंड है ना, देखो हमारा माइंड न्यूरॉन से बना है और एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है। एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है, तो पूरा एक बहुत जबरदस्त एक जाला बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा मैप सा बना हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन का। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टोम। तो कनेक्टोन को समझना, फिर उसको कंप्यूटर पर उतारना और एज इट इज जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है फिर वैसे ही काम करवाना, फिर इस पर ये अपने आप में एक ना बहुत ही स्ट्रेनुअस टास्क है, मुश्किल काम है। और फिर ये भी अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि कॉन्शियसनेस क्या है। इसको समझना भी अभी भी साइंस के लिए बहुत ही एक मैं बोलूँगा पेचीदा सवाल है, क्योंकि हम माइंड तो अपलोड कर देंगे, हम एज इट इज़ शायद हो सकता है जैसे कनेक्टोम हम समझ पाएँ, सारा का सारा हम ब्रेन अपलोड भी कर दें उठा के एक कंप्यूटर के अंदर, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो। मेरा अगर एक डिजिटल मेरी सिमुलेशन अगर आप एक कंप्यूटर में डाल दोगे, कनेक्टोम भी बना लोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक्जैक्टली वो साहिल ही हो, उसको वही फील आता हो, ज़रूरी नहीं है वो कॉन्शियस भी हो। तो क्योंकि कॉन्शियसनेस अपने आप में एक मिस्ट्री है अभी भी साइंस के लिए बहुत बड़ी, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट ठीक है, साइंस इसी तरीके से इंप्रूव करती है, हम विद टाइम इंप्रूव करते हैं। आई होप अगर ऐसा फ्यूचर में साइंस कर पाएगी तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होगा ओवरऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन को, और शायद जो अभी हमारा एक विज़न है डिजिटल इमॉर्टैलिटी का वो अचीव हो। तो गाइज ये था एक एनालिसिस इस बुक के बारे में। बुक को अगर मैं पॉइंट्स दूंगा तो मैं इस बुक को आउट ऑफ 10 मैं इसको 6.5 पॉइंट्स दूंगा। अबव एवरेज बुक लगी मेरे को ये। स्टार्टिंग में बुक अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बीच में बोरिंग है, और एंड की मैं इसको बोलूँगा ठीक ठाक है, ठीक है। तो ओवरऑल बुक ठीक है, मतलब अगर स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हो तो इन जनरल मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स मैंने पढ़े हुए हैं ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में, तो मुझे काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता था। बट अगर आप एक नए हो, एक न्यू कमर हो, तो हो सकता है आपको बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। अगर आप बुक नहीं देखना पढ़ना चाहते हैं तो उसकी BBC पे सीरीज़ भी है, तो आप देख सकते हो BBC ब्रेन विद डेविड ईगलमैन। बाकी जाते जाते बोलूँगा, अगर आपके कुछ पर्सनल सजेशंस हैं, आप कुछ और चाहते हो किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, पीछे ID दी है इंस्टाग्राम की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।